राज्याचे भूतपूर्व अर्थमंत्री, जलसंपदा मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष, तुमचे आमचे लाडके जयंतराव पाटील साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। जोरदार टाळ्यांनी आपल्याला त्यांचं स्वागत करायचं आहे। इस तालियों की गूंज सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं तो यूपी तक जाने चाहिए। पुनः एक बार जोरदार तालियों से जयंतराव पाटिल जी का यहाँ पर स्वागत कीजिए। हमारे अतिथि के स्वागत के लिए दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ काशीवरून या ठिकाणी आलेले आहेत। स्वस्ति नः इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हविष्यनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विघ्नशभामरुतः प्रकिन्नमातरः शुभं जातः विदरेषु जन्मयः अग्रजिहवामावः सूरजगसो विश्वेनो देवा अवसानमञ्जन् ब्रह्मणेभिः सूर्यं देवा ब्रह्मसीमा च विजत्रा स्थिरैर्मैस्तुष्टवाभं सचनो भिजते वैदेवैतं जनायुः सदभिन्नधरदो अन्तिदेवा जटानचकाधरसं तनून्नाम विरासोधकविदरो भवन्त्रिमानो मध्यारीरिभवायुगन्धं दोहो अदरन्तरिक्ष अदकर्माता सविता समुद्रः अदतिः पञ्चगणा अदतजातम् अदतर्जनिद्धर्म दोहो शान्तियन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोपलयः शान्तिः वनस्पतयः धामा शान्तिरेति रतो गतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु गन्धः कर प्रजायो भयन्तः शुभ्रास्य शान्तिर्भवतु। प्राप्त होता रहे। जोरदार तालियां पुनः एक बार हमारे प्रमुख अतिथि किया है जयंतराव पाटिल जी को। एक समय मुंबई शहर में हमारे समाज के 4-5 विधायक होते थे, सांसद होते थे, लेकिन आज नहीं है। क्या वजह है? इस वजह पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। एक समय पे विरोधी पक्ष नेता हमारे समाज का होता था, आज वो नहीं है। उसकी क्या वजह है? इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और एक दिया जल रहा था मेरे समाज के भाइयों, वो एक दिया जल रहा था। वो दिया था उम्मीद का दिया, और उम्मीद का दिया ऐसा दिया है, अगर उम्मीद जिंदा है तो आप कुछ जो खो गया है ना उसको पा सकते हैं। और साहब, पूरे समाज को मुंबई शहर थाने पालघर में 60 विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 16 क्षेत्रों में हिंदी भाषी समाज की संख्या 75 से 80 हजार के ऊपर है। मुंबई महानगर पालिका में 66 महानगर पालिका के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उत्तर भारतीय समाज की संख्या 19,000 से लेकर 20,000 तक है। और ऐसे समाज को उस उम्मीद के दिए से सिर्फ आशा है, और वो उम्मीद का दिया और कोई नहीं, हमारे परम आदरणीय जयंत पाटिल साहब हैं, जिसका उम्मीद है कि हमारे समाज में जो प्रेम, विश्वास और शांति खो गया है उसको वापस लाने का काम उनके माध्यम से किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के हिंदी भाषी विभाग के प्रमुख और आपके सभी के लाडले हमारे मित्र मनीष दुबे जी, इन्होंने बुलाने के बाद यहाँ उपस्थित भारतीय पूर्व सांसद आदरणीय रमेश दुबे साहब, भारतीय सद्विचार मंच के अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, भाइयों और बहनों,
मनीष दुबे जी का और मेरा कई सालों से बहुत करीब का रिश्ता है, लेकिन मेरे बारे में वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा ही बोल देते हैं। मुंबई में उत्तर भाषिक लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ये कोई ना कह नहीं कर सकता। आप सबने जो भी यहाँ कहा है, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत कार्यकर्ते, अच्छे कार्यकर्ते, हिंदी भाषिक कार्यकर्ते काम करते हैं, लेकिन और नजदीक से काम करना हमारी पार्टी चाहती है। शरद पवार जी चाहते हैं कि हिंदी भाषिक लोगों से और हमारी पार्टी जुड़ जाए, और इसीलिए हम कई दिनों से मनीष दुबे साहब से कह रहे थे कि जल्द से जल्द ऐसा कोई इंटरैक्शन का उपक्रम, कार्यक्रम होने की आवश्यकता है। और आज आप सबको बुला के उन्होंने आप में मौजूद होने का मौका मुझे दिया। हिंदी भाषिक लोग यहाँ पे मुंबई में आए हैं, और रमेश दुबे साहब ने सच कहा है कि 40 साल के पहले कई लोग आए थे, फिर उसके बाद की जनरेशन यहाँ ही पैदा हुई है, तो ये आपका जन्मभूमि का हिस्सा और जन्मभूमि का अधिकार निर्माण हुआ है। अब हमें उस छोटे माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए हम लोगों को। महाराष्ट्र में सभी भाषा के लोग आए हैं, सबका स्वागत मुंबई शहर ने किया है और सभी ने बहुत योगदान किया है। और यहाँ पे आज मुंबई जो बड़ी है, जो मुंबई का प्रोग्रेस हुआ है, मुंबई का कारोबार बढ़ा है, जिसके कारण देश में सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला शहर शायद मुंबई ही होगा। और इसीलिए गुरुदर नारायण मिश्रा जी ने, राधेश्याम तिवारी साहब ने कहा कि सुबह का पेपर वाला भी उत्तर प्रदेश का हो सकता है। दूध चाहिए तो वो भी उसके हाथ से लेने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि ये सारे लोग मेहनत करना जानते हैं, और कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं कि कई लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें आप सभी का नाम आता है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हिंदी भाषिक लोग इस मुंबई का, सिर्फ मुंबई का नहीं, पूरे ग्रेटर मुंबई का, यानी वसई विरार से लेके अमरनाथ से लेके खोपोली तक जो पूरा एमएमआर रीजन बोला जाता है, उसमें कई हिंदी भाषिक लोग हैं, और उनको अलग न समझते हुए ये महाराष्ट्र के सारे कारोबार का हिस्सा हो चुके हैं। और इसीलिए पिछले कई सालों के पहले हसमुख भाई उपाध्याय थे, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में थे, वो तो मेरे पिताजी के बहुत करीब के दोस्त से, साथ में उन्होंने काम किया है। राम मनोहर तिवारी जी डॉक्टर साहब थे, उनको मैं करीब से मिल चुका हूँ, उनका भी मेरे पिताजी के तरफ बहुत अच्छा लगाव था। कई नेता है कि जो आप सभी ने महाराष्ट्र को दिए हैं, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उन्होंने काम किया है। और रामनाथ पांडे जी रहे, हमारे पार्टी के कार्याध्यक्ष चंद्रकांत त्रिपाठी थे। यानी पवार साहब जानते हैं, आपने जैसे कहा कि हिंदी भाषिक लोगों का बहुत महत्व है, राजनीति में है, और सामाजिक नीति में, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा आप सभी का इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए मैं, मनीष दुबे जी कह रहे थे मुझे इस जिले का अध्यक्ष करो, मैं कह रहा था कि आप हिंदी भाषिकों से हमें ज्यादा जुड़ाने की कोशिश करो, जो अलग अलग जिले में है। वो बोलते थे नहीं, मुझे इस जिले का अध्यक्ष होना है।
मैं उनको कहा कि ठीक है अध्यक्ष, तो कभी कभी भी हो सकते हैं, पहले आप हिंदी भाषिक लोगों से हमें जोड़ने की कोशिश बड़ी पैमाने पे करो, और आप सभी की तमन्नाएं तो खो ही जाएगा, आपने इतना बोला है तो। लेकिन हर हर महादेव साहब चले गए, महाराज हर हर महादेव महाराज आए थे, नहीं शायद बाहर होंगे, तो हर हर महादेव महाराज जी ने भी आप सबको आशीर्वाद दिया है, खास तौर पे मनीष दुबे जी को आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूं कि लोगों की समस्याओं की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम हिंदी भाषिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं या यहाँ के सारी जनसंख्या की सेवा करना चाहते हैं, तो हर वार्ड में जो छोटे मोटे प्रश्न हैं वो लेके हमें महानगर पालिका में पहुंचना है, वो लेके हमें विधानसभा में जाना है, वो लेके हमें संसद में भी देश के जाना है। अब माहौल इन दिनों में काफी बदला है। मुंबई शहर के इलेक्शन ही लेना नहीं चाहती सरकार, और इसीलिए जिनको नगर सेवक होने की आवश्यकता है, इच्छा है, वो नगर सेवक हो नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल ऐसे ही चले गए और सरकार डरती है, सरकार इलेक्शन से दूर भाग रही है, क्योंकि सरकार ने ऐसी कुछ गलतियां की है कि जिसकी सजा उनको जब चुनाव का दिन आएगा तब भुगतने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ की जनता बहुत होशियार है। जनता को ये मालूम है कि महाराष्ट्र में पिछले दफा 105 विधायकों को भाजपा के कमल के चिन्ह पे चुन के दिया था। उसके बाद उनकी सरकार न बनी और पवार साहब ने शिवसेना को, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को इकट्ठा किया, सरकार बनी। उस सरकार को गिराने का काम करते हुए मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना, उसको तोड़ने का प्रयास हुआ, जो आपने सभी ने अनुभव किया। 1 साल होते हुए पूरे नहीं हुए तो महाराष्ट्र की दूसरी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, हमारी पार्टी, वो भी तोड़ने का प्रयास हो गया। अगर डेमोक्रेसी में, लोकशाही में आपको चुन के लोगों ने वोट करके दिए हैं, आप चुन के आए हैं और आप 105 के ऊपर ही स्थित है, तो ये 5 साल लोगों का मैंडेट है, आप 105 में ही रहिए। लेकिन ये उथल पुथल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत मुंबई में खराब हुई। लोग सोचते हैं कि ये क्या कर दिया इन्होंने। अगर महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां तोड़ने का प्रयास हुआ है तो महाराष्ट्र की जनता तो रिएक्ट तो करेगी, और इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये गलत राजनीति देश में शुरू हुई है। अब हमारी राष्ट्रवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन में गई है। इलेक्शन कमीशन में हमारी पार्टी जो गई है, वहां पे खुद स्वयं शरद पवार साहब भी जाके बैठे थे। अब हमारी पार्टी और हमारा जो सिंबल है, घड़ी का सिंबल, वो शरद पवार साहब के पास से छीनने का प्रयास हो रहा है। लोगों को मालूम है इसी आदमी ने ये पार्टी को निर्माण किया है, 25 साल चलाया है, यही इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसी पार्टी ने महाराष्ट्र में 15-18 साल राज किया है। अभी उस पार्टी को पवार साहब से छीनने का प्रयास हो रहा है। बाला साहेब ठाकरे साहब ने जो पार्टी निर्माण की, जिसका नेता उद्धव ठाकरे जी रहे थे, उनके पास से उनकी पार्टी छीनने का प्रयास हुआ। इसका मतलब यह है कि इस देश में पार्टी चुराई जा सकती है। जैसे कि आपके साथ कुछ है सामान, उसको उसकी चोरी हो सकती है। तो अभी रमेश दुबे साहब आपके जमाने
की भी, पार्टियों की भी चोरी हो सकती है। अब कोई कीमती चीज है तो खिसे में रख सकते, लेकिन पार्टी कहां रखना है? तो ये लोगों को महाराष्ट्र के और देश के पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो थोड़ी सी 2 मिनट बाद बाजू में रखिए, लेकिन देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। आप यहां बैठे हुए सभी लोगों की आमदनी बहुत मर्यादित रहती है। किसी को 10,000 मिलता होगा, किसी को 40,000 मिलता होगा, किसी का सैलरी 30,000 होता होगा, उसको 18% जीएसटी भरना पड़ रहा है। आप अनाज लेकर लेने को जाएंगे तो भी 18% जीएसटी भरना पड़ता है अगर पैक अनाज खरीदा आपने। आप कुछ भी बाजार में जाके खरीदिए, छोटी चीज खरीदिए, उसको जीएसटी भरना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले 200 रुपए के से कम चप्पल होगी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं था। मैं वित्त मंत्री रह चुका हूं, मेरे कार्यकाल में सेल्स टैक्स भी था और वैल्यू एडेड टैक्स भी था। जो गरीबों की जरूरत है वो सारी वस्तुओं को टैक्स मुक्त रखने की कोशिश हमने की। अब देश की सरकार ये चाहती है कि कोई फोकट में नहीं जाना चाहिए। आप जो करेंगे, जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। आपको मालूम है कि नोटबंदी के बाद में इस देश में बेकार लोगों की संख्या कितनी बढ़ी? कारण क्या है? इस देश में ग्रे मार्केट था। बहुत ट्रांजैक्शन ऐसे थे कि ये चाय की कप खरीदने को आप गए तो आप बिल का जिक्र नहीं करते थे, कैश देते थे, पैसे लेके चाय की ये लेके घर जाते थे, कप सॉसर जो भी है। आप मोबाइल लेते थे तो जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं थी। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वस्तुस्थिति ये थी कि इसके पहले अपने देश में ग्रे मार्केट बहुत बड़े पैमाने में था। वहां बहुत लोग काम किया करते थे। जब से हमने ये ग्रे मार्केट मार दिया है, तब से इस देश में लाखों लोग जो इस ग्रे मार्केट में इनडायरेक्ट काम करते थे, वो सारे लोगों का काम धंधा बंद हो गया। उसके बाद में कोरोना आया। आपके उत्तर प्रदेश के काफी तादाद में लोग चलते चलते गांव चले गए, मध्य प्रदेश के गए, उत्तर प्रदेश के गए, गुजरात के गए, राजस्थान के गए, कर्नाटक के गए। ये देश में नहीं, दुनिया में पहले बार हुआ। कोरोना तो पूरे दुनिया में आया था, लेकिन भारत में ही इस देश के लोगों को चलते चलते जाने की समस्या निर्माण हुई। पूरे दुनिया में एक भी देश नहीं है कि जिसको ट्रक नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, बस नहीं मिला, ट्रेन नहीं मिला और वो चले नहीं गए। आप पुराने दिनों को मत भूलिए। पिछले 5, 6, 7, 8, 10 साल में जो चीजें हुए, आपके खिस्से में जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या है आज? हमारे मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब उसकी वैल्यू 60 रुपए से आप अमेरिकी का $1 खरीद सकते थे। आज 83 रुपया, 83-84 रुपए देने के बाद $1 आपको मिलता है, यानी आप गरीब हो गए। आपके रुपए की कीमत कम हुई। आपके रुपए की ताकत अगर कम होती है तो अपनी ताकत कम होती है। हमारे पेट्रोल और डीजल का बार बार जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी गए, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, रिक्शा में, कहीं भी गए तो दाम बढ़ गए। पेट्रोल के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, गैस के बढ़ गए। 4 राज्यों की इलेक्शन आ गई तो हमारा मेहरबान सरकार ने 200 रुपए कम किए। ये बहुत उनका आपके ऊपर एहसान है, ये मत भूलो। 1200 रुपए के 200 रुपए दाम कम करने की व्यवस्था की। इलेक्शन होने के बाद
अभी वो तो पार्लियामेंट के इलेक्शन तक और 100-200 का मुनाफा आपको दिया जाएगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद में 400 नहीं 600 बढ़ सकते हैं। ध्यान में रखिए, जिसके साथ आप, जिसके नेतृत्व में हम सब रह रहे हैं, बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, आपको कभी लुभाना है वो उनको ज्यादा, आप और हमसे ज्यादा समझते हैं। इसीलिए आप मूलभूत समस्या है उसके तरफ देखिए। हम सारे हिंदू हैं, हिंदू कोई नहीं है, हिंदू होने का सभी को गर्व होना चाहिए और कोई नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन बात, हम हिंदू हैं, इसके लिए दूसरे समस्याओं की तरफ हम अनदेखा नहीं कर सकते। दूसरी समस्या बेकारी की समस्या के बारे में आपको मालूम है, अक्टूबर महीने में भारत देश में बेकारी फिर एक बार बढ़ गई 10.09%, यानी 10% से ज्यादा बेकार लोग हो गए इस देश में। जब देश 10% बोलते हैं तो मुझे लगता है इस देश में अनअकाउंटेड तो सभी है, 15-20% भी शायद बेकारी हो सकती है। इस देश में सबसे बड़ी बात इस सरकार ने की है, इस देश में जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा है वो रखने की व्यवस्था बंद की है। यानी आप देश के सामने ज्यादा आंकड़े नहीं आने चाहिए। सीमेंट के दाम, आप उसी कारोबार में काम करते हैं, सीमेंट के दाम 20% बढ़ गए। हालांकि सीमेंट में जो रॉ मटेरियल है उसके दाम कम हुए, लेकिन सीमेंट के दाम बढ़ गए क्योंकि सीमेंट निर्माण करने वाली कंपनियां 1-2 लोगों के हाथ में ही है। इसीलिए आप थोड़ा सा सोच के दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे सरकार में बैठे हुए लोग एक दूसरे से नफरत बढ़ाने की कोशिश में है, काम में उनका ज्यादा ये नहीं है कि ये सारे प्लान हमारे सरकार ने, एक आध दूसरे रेलवे का प्लान ज्यादा हुआ होगा, लेकिन मुंबई में मेट्रो चालू करने का काम, पूरे देश में मेट्रो चालू करने का काम मनमोहन सिंह के सरकार ने किया। हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान थे, तभी से हमारे मुंबई में मेट्रो का प्लान हमारी सरकार ने तैयार किया। अब उसका उद्घाटन कोई और करता होगा, लेकिन ये मत भूलिए कि ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें तभी हमको समझ में आई थी, तभी हमारे सरकार ने 2010-12 साल 2011-2012 में ये सारे मेट्रो के प्लानिंग का काम हुआ था। मैं ये आपको इसीलिए कह रहा हूं कि विकास हमने किया है ऐसे बोलने की कुछ लोग कोशिश करेंगे, तो आपको पीछे क्या, कब, किसने शुरू किया, इसके बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीबी की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि इस देश में गरीबों की बात होना ही बंद है। हम कभी से मांग रहे हैं कि इस देश में जाति निहाय गणना, जनगणना हो। कितने लोग ओबीसी है, कितने पिछड़े लोग हैं इस देश में, सामने एक बार तो आना चाहिए। पिछले कई सालों से हम ये मांग कर रहे हैं, लेकिन इस देश में ओबीसी या जाति गणना से हमारी केंद्र सरकार भाग रही है। तो मैं ही आपको, अभी पूरे देश में, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, आरक्षण में लोग झगड़ने लगे, आंदोलन करने लगे। इतने बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं जिसको आप जानते हैं, इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहा है, लेकिन दिल्ली के नेता महाराष्ट्र में आने के बाद भी उस आंदोलन के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सभी को इस सारे चीजों से चौकन्ना रहना चाहिए। मैं आपको विनती करूंगा, आने वाले दिनों में और कोई चीजें हम आके आपको बताएंगे। दूसरे हमारे मित्र पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस पार्टी है, वो उनके नेता भी आपको, लोग आपके पास आके ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत जगह मैं जा चुका हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाली सरकार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना
और शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी, ये तीनों पार्टी इकट्ठा आएंगे और हमारी ही सरकार महाराष्ट्र में आने वाली 10-11 साल महीने के बाद में बनने वाली है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ मित्र हमारी पार्टी छोड़ के गए, जाना नहीं था, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां रहेंगी। मैं उसके ऊपर कुछ आक्षेप नहीं लेना चाहता हूं। मजबूरियां होती है तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए विचार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरी हयात भर हम जिस विचारों से हमने काम किया, उस विचार के ऊपर चलने की कोशिश हम सारे लोग, हमारी राखी ताई यादव है, मनीष दुबे साहब है, हमारे दुबे साहब, बड़े दुबे साहब, सारे लोग इकट्ठा आके, ये आपने जो कहा, ये राजस्थानी है, ये मध्य प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये कर्नाटक का है, ये मराठी है। अब हम अमेरिका की प्रोग्रेस कैसे हुई? अमेरिका की प्रोग्रेस हुई, हर जाति, धर्म, भाषा के लोग जो बुद्धिमान है वो अमेरिका ने अंदर लिया। और आज जो अमेरिका है, अमेरिका में आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको पता पड़ेगा, उसके सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उसके प्रमुख भारतीय वंश के लोग हैं। कई कंपनियां वहां है कि वहां सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट मैन भारतीय। हमारे देश में अमेरिका का आदर्श हम लेते हैं तो मुंबई वैसे ही है, ऐसा मैं समझता हूं। हर आदमी का, हर भाषा का, हर स्टेट के आदमी का यहाँ सम्मान करने की परंपरा यशवंतराव चव्हाण साहब से हम पवार साहब तक, वसंत दादाजी थे, सभी ने इन सभी लोगों को यहाँ पे स्वीकार किया, उनका स्वागत किया। और आप सभी कहते हैं कि अभी आपकी ये कर्मभूमि है, आपका अधिकार भी इस भूमि पे है। और इसलिए मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ, मनीष दुबे जी को आप सपोर्ट करते रहिए। हिंदी भाषिक 80,000 लोग इस विधानसभा क्षेत्र में हैं, उस सारे लोगों को इकट्ठा लाइए और ताकत से, और 10 महीने हैं, ताकत से हम इकट्ठा हुए तो आपने जो यहाँ पे इच्छा व्यक्त की है, वो इच्छा व्यक्त करने की ताकत हम में आ जाए। और इसीलिए आप सबको मेरी विनती है कि आप इकट्ठा आइए। कभी तो पवार साहब को लेके यहाँ आएंगे हम, उनका भी मार्गदर्शन रखने की कोशिश करेंगे। आप सबको ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं के ऊपर ध्यान रखते हुए राष्ट्रवादी पार्टी के माध्यम से आपके सारे समस्याओं का हल निकालने की कोशिश हम सारे लोग करेंगे। बीच में गणपत पाटिल नगर में मनीष दुबे जी आए थे, वो कांदल वन के द्वारा उधर बहुत कड़क कार्रवाई हुई थी। मैंने फोन किया था, उन्होंने कहा कि 2-3 बार हियरिंग हो गई है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, तो थोड़े घर उन्होंने निकाल दिए। उनको कुछ समस्या कुछ लोगों की हुई, कुछ घर निकालने की वहां पे कार्रवाई हुई, लेकिन मैंने फोन किया था कि ऐसा मत करो। वो अब सभी लोग वहां काफी सालों से 30-35 साल से रह रहे हैं। बाद में शिवाजी नगर, सुकरवाड़ी, शास्त्री नगर, दहीसर, गावठान, गोवी नगर में काफी प्रलंबित स्कीमें, एसआरए की स्कीमें हैं, उनको जल्दी पूरा करने का प्रयास करने की आवश्यकता मनीष दुबे ने हमको कही है। हम उसके बारे में भी हमारी पार्टी की तरफ से और विधानसभा के विधायक के नाते कोशिश करेंगे। अंबावाड़ी, दौलत नगर, इंदिरा नगर में तो रेलवे द्वारा घर तोड़ने का नोटिस आया है, और रेलवे का नोटिस आता है तो वो सबसे बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सबको नोटिस वहां के सबको दिया है कि वो घर, यानी वो वाइडनिंग का ये है, तो अगर वाइडनिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका रिहैबिलिटेशन होने की भी आवश्यकता है। इसके लिए हमारी पार्टी आपके पीछे रहेंगी, प्रयास करेंगे हम कि आपका पुनर्वसन रेलवे के माध्यम से होने के लिए सब कोशिश करेंगे। आप बहुत बड़े पैमाने पे आज यहाँ पे आए, आपको मनीष दुबे जी ने इकट्ठा किया।
और इसी बहाने में आप सबको मिलने का एक बड़ा अवसर मिला। मुंबई प्रदेश की अध्यक्षा राजनीताई यादव और भूतपूर्व सांसद रमेश दुबे जी, इन सबका महानगर पालिका चुनाव को लेकर असमंजस है। अभी आपने बताया जो भाषण में कि डर रही है सत्तासीन पार्टी, इसलिए एमएम रीजन में चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अब मालूम है मुंबई का रिजल्ट क्या आने वाला है, इसीलिए डर रही है। ऐसा लालू यादव जी ने कहा है। नहीं, बिहार के बारे में मैं क्या अभी क्या कहा, बिल्कुल स्टेटमेंट बिहार का नाम ही नहीं लिया। इसलिए कहा गया क्या नहीं, हिंदी भाषी मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की हिंदी भाषा सेल है, हमारे मनीष दुबे जी उनके प्रमुख हैं और उनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषिक लोग हमसे, हमारी पार्टी से जुड़े, और इसीलिए आज यहाँ पे उनका सम्मेलन रखा था। हिंदी भाषिक बहुत अच्छे और समाज में आगे जाके विविध संस्था पे काम करने वाले हिंदी भाषिक नेता और प्रमुख लोग सामाजिक स्तर पे काम करने वाले आए थे, और हमारी कोशिश ये लगातार रहेगी कि मुंबई के और मुंबई के इलाके में जो रहते हुए हिंदी भाषिक है वो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े। सर, जैसे ही आपने कहा कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले, तो उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रवादी किस तरह से मुहिम चलाएगी, किस तरह से लोगों को अपनी पार्टी? हमारी ये कोशिश है कि हिंदी भाषिक लोगों के करीब जाने की हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी भाषा सेल के माध्यम से हिंदी भाषिक लोगों के समस्याओं को सुन के उनके समस्याओं के ऊपर हल निकालने की, उनकी जो अपेक्षा है वो पूरी करने की कोशिश हमारी लगातार रहेगी। हमारे नेता शरद पवार साहब हैं और वो हर दम पहले से, पुराने साल से हिंदी भाषिकों का, इस शहर के लोगों का आदर करते आए हैं, और कई हिंदी भाषिक नेता पवार साहब के साथ काम कर चुके हैं, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी आगे वाली जो पीढ़ी है वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जिम्मेदारी दी है वो बड़ी है और वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और हमारी आने वाली सरकार, आने वाली जब विधानसभा होगी तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी और हमारे जो कार्यकर्ता अच्छे काम करेंगे उनको बड़ी जिम्मेदारी देना, ये तो नैतिकता है और हमारा वो कर्तव्य भी बनता है। आज मुंबई शहर में रहने वाले जो लाखों उत्तर भारतीय समाज है, उनकी मुंबई में स्थान क्या है, उस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब की प्रमुख उपस्थिति में हमारे मुंबई अध्यक्ष आदरणीय राजनीताई यादव जी, समाज के वरिष्ठ नेता रमेश दुबे जी, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, महेंद्र चौधरी जी, रामबड़ाई गुप्ता जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष वी सरोज जी के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम आयोजन का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि 1990 से 2019 तक जो उत्तर भारतीय समाज एक समय महानगर पालिका और विधानसभा में 5-5, 6-6 विधायक, सांसद रहते थे, आज मुंबई शहर में हम लोग एकदम नगण्य स्थिति में हो गए। उसके कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, उस वजह पे चर्चा करने के लिए हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हिंदी भाषी समाज को उचित प्रतिनिधि देंगे, और जिससे हमारे समाज के जो सुरक्षा और उनकी जो व्यापार में तकलीफ़ें आ रही हैं, जो उनको तमाम समस्याओं से ग्रसित होना पड़ रहा है, हमारे दहिसर विधानसभा में कांदल वन की वजह से, तोड़ा करावी की वजह से जो तकलीफ आ रही है, इन सब चीज़ों पे हम लोग सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे और उस समस्या को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया था। उत्तर भारतीयों को वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है और समय आने पर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, ऐसे भी आरोप लगते हैं, इस पर आपकी क्या? एकदम सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए मुंबई शहर में उत्तर प्रदेश से संबंध होने के नाते यहाँ के लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन उनके आकर्षण के बाद उनको ये समझ में आया कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं, मगर मुंबई शहर में अगर हमें अपने समस्याओं को दूर करना है और सही सत्ता में हमें अपने सम्मान हासिल करना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं देने वाली। बड़े बड़े हमारे आदरणीय नेता जो कभी मंत्री रह चुके हैं, आज उनके पास कोई पद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे बड़ा और समाज में कुछ भी हो नहीं सकता। मैं उन सभी नेताओं से मेरी विनती है कि आप एक बार फिर विचार कीजिए। आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, आप जिधर खड़े होंगे आपके साथ समाज खड़ा रहेगा, लेकिन आप गलत जगह, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं,
क्योंकि उन्हें ही आपकी कदर नहीं है। तो समाज को सोचने पे आपने विवश किया है कि आपके साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।